बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और बात करने लगे जी ईरान और अमेरिका और इजराइल की जो वॉर स्टार्ट हो चुकी है इसकी, और इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसका रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और ये किस तरह से जो है वो आगे बिल्डअप होगी। तो मैसिव कॉम्बैट ऑपरेशंस स्ट्राइक्स ईरान एस डिप्लोमेसी कोलैप्स। ठीक है, आपको पता है कि भाई अभी ईरान के साथ जो है बातचीत चल रही थी और कल जो है वो लास्ट राउंड हुआ था इसका, और ओमान मीडिएटेड जो है वो बातचीत चल रही थी जिनेवा के अंदर कि भाई किस तरह से ईरान को रोका जा सके कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए या यूरेनियम जो है उसकी इनरिचमेंट को छोड़ दे। ठीक है, तो वो आपने देखा कि वो बगैर किसी जो है वो नतीजे के खत्म हो गई, और बेसिकली वो वैसे भी एक बहाना था ईरान को ट्रैप करने का कि देखो भाई हमने बातचीत की है लेकिन हमारी बातचीत नहीं हो सकी। उससे पहले भी मैंने जो लास्ट लेक्चर ईरान के ऊपर दिया था मैंने आपको बताया था कि मुकम्मल तौर पे जो है मिलिट्री बिल्डअप है और मुकम्मल तैयारी है कि किसी भी टाइम पे ईरान के ऊपर अटैक करना है उन्होंने। उन्होंने इस रिजीम को, इस मौजूदा जो हुकूमत है, यानी ये जो इस्लामिक जो हुकूमत है वहां पे, इसको चेंज करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह से वो करें। इवन उन्हें यहां तक कि अगर एटम बम भी गिराना पड़ा वो गिराएंगे, क्योंकि उन्होंने इस रिजीम को चेंज करना है, ये याद रखिएगा। उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि भाई जो हेक्सागन अलायंस है उसके अंदर भी जो है वो कहा गया कि भाई शिया और जो सुन्नी रेडिकल जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको हम काउंटर करेंगे, जिसमें आपने देखा कि भाई हम देख रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम था उन्हें, ठीक है, वो पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है और साथ में टर्की है। तो पाकिस्तान के काउंटर के लिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट करवा दी यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और इसी में आपने देखा कि कड़ी ये है कि भाई मोदी जो है वो इजराइल गया और उसको भी कहा गया कि भाई आपने वहां पे नजर रखनी है। जाहिर बात है अगर कोई पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है, वैसे तो लेना है नहीं उसने, जाहिर बात है, लेकिन फिर भी हर चीज को नजर में रखा जाता है कि अगर कोई ले या जो है वो पाकिस्तान को कैसे काउंटर किया जाए तो इंडिया को यूज किया जाएगा उसके लिए, या पाकिस्तान को अपनी वॉर में उलझा दो ताकि वो आगे से जो है रिएक्ट ना कर सके। ठीक है, अगर जाहिर बात है वॉर बढ़ती है, सऊदी अरब की तरफ मामला जाते हैं, तो पाकिस्तान का अलायंस है उसके साथ कि भाई उस पर अटैक तो हम पे अटैक समझा जाएगा। तो ये भी यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशंस हैं क्योंकि ईरान अटैक तो कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हम ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करेंगे या यूएस के खिलाफ करेंगे? तो हम तो फिलहाल किसी साइड पे नहीं करेंगे, बल्कि हमारा जो अपना मामला चल रहे हैं, जो ओपन वॉर, हमारी जो खुली जंग हो रही है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, हम उनको जो है फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे आपने देखा कि आज भी बहुत सारी चौकियों पे पाकिस्तानियों ने जो है कब्जा किया और काफी ज्यादा पाकिस्तान ने वहां पे मजीद स्ट्राइक्स जो है वो की हैं। ठीक है, और वहां पे वॉर हमारी चल रही है, तो हम वहां पे एंगेज है और एक और वॉर रीजन के अंदर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 28 फेब को। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम थ्री पिलर्स को डिफाइन करते हैं किस टाइम पे क्या मामला चल रहे हैं, तो सबसे पहले अटैक को अगर हम डिस्कस करें, हमें ये पहले से श्योरिटी थी, ठीक है, सब बात कर रहे थे एक महीना पहले से कि भाई ये वॉर जो है वो होनी है, हर सूरत में होनी है, क्योंकि रिजीम चेंज यहाँ पे करना है। वो जो सिलसिला 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, आपने देखा कि एक प्रोटेस्ट जो है वो बिल्ड हुई ईरान के अंदर, और उसका प्योरली पर्पस यही था कि भाई ये दिखाया जाए कि ईरान के हालात ठीक नहीं है, वहां पे इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, और इसी वजह से जो है लोग गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे, जिसमें आपने देखा कि मोसाद जो है वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो उसको आपने देखा कि स्पॉन्सर किया गया, ईरान ने उसको काउंटर किया, और उसके बाद फिर से अमेरिका ने तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी। तो यूएस ने जो है जी ऑपरेशन स्टार्ट किया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से, और जो इसराइल है उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया है लॉयंस रोर के नाम से। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन इस टाइम पे, क्योंकि दोनों मुल्कों ने मिलके जो है ये अटैक किया है। लास्ट टाइम आपको पता है कि 12 दिन की जो वॉर हुई थी, और लास्ट टाइम जो है वो अमेरिका एक दिन के लिए उसने एक अटैक किया और वापस चला गया। ठीक है, तो इस बार वो ऐसा नहीं है, बल्कि इस बार सारी जो गेम या सेटिंग है वो की ही अमेरिका ने है। ठीक है, लेकिन ये अलग बात है कि इसराइल के कहने पे ही जो सब कुछ हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं और ईरान के मल्टीपल एरियाज के अंदर या मल्टीपल सिटीज के अंदर जो है वो टारगेट्स किए गए हैं। और इसकी जो रिटेलिएशन है वो क्या है जी, ईरान ने आगे से इमीडिएटली रिटेलिएट किया। वो पहले से बता चुका था कि भाई जो अमेरिका के एसेट्स हैं इस रीजन के अंदर मैं उनको टारगेट करूंगा। अब एसेट्स कहां पे हैं? जो जीसीसी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे उसने जो है टारगेट किया। आपने देखा कि किस तरह से जो है कतर के अंदर या बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर वहां पे जो है वो अटैक्स किए गए हैं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई कैटलिस्ट क्या है कि लास्ट अभी 48 घंटे भी लास्ट बात को नहीं गुजरे थे कि भाई ओमान मीडिएटेड जो टॉक्स हो रही थी जुनेवा के अंदर, और ये कहा जा रहा था, और इससे पहले भी दो राउंड्स हो चुके थे। ठीक है, दो राउंड इससे पहले हुए, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, और ये एक फाइनल राउंड था और ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि भाई मेरी बात मान लो। ठीक है, और बेसिकली बात क्या मान लो कि उन्होंने रिजीम चेंज करना ही करना था, क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो ईरान एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, वो भी उसकी शिकस्त ही थी। तो इसलिए वो बातचीत जो है वो कोलैप्स हो गई बगैर किसी रिजल्ट के। तो उसके बाद जो है ये सारे का सारा मामला जो है वो चला है और इस तरह से अटैक कर दिया।
अब यहाँ पे अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान में देखिए ये जो जितने भी यहाँ पे टारगेट्स हैं, जो सिटीज दिखाई जा रहे हैं, यहाँ पे जो है उन्होंने यानी कि अमेरिका और इजराइल ने जो है वो अटैक किया है। तो यहाँ पे अमेरिकन और यूएस की फोर्सेस जो हैं उन्होंने क्या किया जी, टारगेट किए हैं लीडरशिप को, तबरेज के अंदर, किराच के अंदर, कोम के अंदर, अस्फहान के अंदर, ठीक है, तेहरान के अंदर, जो उनका मेन सिटी है सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं इनको जो है टारगेट किया गया है। और अमेरिका का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन फ्यूरी है, और लॉयंस रोअर जो है वो इसराइल का है, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। अब तेहरान के टारगेट जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेहरान के अंदर अगर हम बात करें, जो सबसे मेन जो टारगेट किया गया, आपने देखा कि जैसे बच्चों के या बच्चियों के स्कूल्स को भी जो है वहां पे टारगेट किया गया है, और वहां पे ये कहा जा रहा है जी 42 जो है वो बच्चियां वहां पे शहीद हुई। अब बताएं कि एक ऐसी गवर्नमेंट एक साइड से ये जो है वो आम सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी साइड से जो है वो बंदा जिसके नाम पे कर रहे हैं, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, रजा शाह पहलवी की औलाद में से, ठीक है, और वो कह रहे हैं भाई कि अब अमेरिका ने तो अपनी बात पूरी कर दी, आपकी इमदाद कर दी, अब आपका काम है कि हुकूमत का कंट्रोल संभालो। तो किस तरह से ईरानियंस इसको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई आप अमेरिकन और इसराइलियों से ईरानियंस को मरवा रहे हो, और फिर आप ये एक्सेप्ट करो कि भाई आप आके यहाँ पे हुक्मरानी करोगे, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है पब्लिक की किसने सुननी है, पूरी दुनिया के अंदर यही है, ये सिर्फ जो है वो दिखाने को जमहूरियत है, असल में चीजों को कंट्रोल किया जाता है पीछे से। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्ट्रीट जो है वहां पे जो है वो ये सारे का सारा हमला किया गया। उसके बाद जो है सैयद खानदान का जो एरिया है वहां पे किया गया, ठीक है, और जो इनके रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड है उसके एरिया के अंदर किया गया, सुप्रीम लीडर्स का जो ऑफिस है वहां पे किया गया, ठीक है। फिलहाल तो किसी को आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कितनी जो है टॉप लेवल की जो है वो डेथ हुई है, अभी तो फिलहाल किसी की कंफर्मेशन नहीं है। अब ईरान ने जो आगे से रिटेलिएट किया, ये देखिए जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ईरान पहले से ही बात बता चुका था कि भाई मैं रिटेलिएट करूंगा, अगर आप मुझ पे अटैक करोगे तो मैं करूंगा। अब सबसे पहले आप ये देखिए ईरान का जो ज्योग्राफी है उसको देखिए, ये है यहाँ पे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वैसे ही इस वॉर के अंदर पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट फैक्टर इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे देखिए ये है अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा बॉर्डर जो है वो ईरान का मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को फतह करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से ये जो बॉर्डर है ये थ्रेट इंक्रीज हो जाएगा, यहां से जो बॉर्डर है ये भी थ्रेट इंक्रीज है। तो पहले इसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है कि इन दोनों को आपस में एंगेज करो और ईरान जो है हमारे लिए फ्री हैंड हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए लेट सपोज अगर यहाँ पे कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाती है ईरान के अंदर, जिसके मैक्सिमम चांसेस यही है कि जब तक चेंज नहीं होगी तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, तो उन्होंने चेंज करनी ही करनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इजराइल अभी फिलहाल यहाँ पे है और पाकिस्तान यहाँ पे है। तो अभी तो हम इस बात की उम्मीद रखे हुए हैं कि भाई हमसे बहुत दूर है, लेकिन वो ऑलरेडी ये कह चुका 22 फेब को, ठीक है, कि भाई वो हेक्सागन अलायंस बनाएगा, और सुन्नी और शिया जो ये कंट्रीज हैं, ठीक है, रेडिकल कंट्रीज, इनको वो जो है वो क्या करेगा जी, इनको वो काउंटर करने की कोशिश करेगा। सो ईरान को तो उसने काउंटर कर लिया, या आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर काउंटर कर लेगा। उसके बाद नंबर आएगा पाकिस्तान का, सीधी सी बात है, उसको काउंटर करना है, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट ही पाकिस्तान है। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का अलायंस किसके साथ है, वो है सऊदी अरब के साथ। तो सऊदी अरब जो है उसको अगर कमजोर करना है या उसको गिराना है तो पहले पाकिस्तान को काउंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान तो आगे से सीधा उसको रिस्पॉन्स करेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वो टर्की है, ठीक है जी, ये यहाँ पे। तो बेसिकली ये ज्यादा जो है थ्रेटनिंग कंट्रीज हैं सुन्नीज में, तो इसलिए डायरेक्टली वो नहीं करेगा। पहले वो ईरान को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा जी, पाकिस्तान को, हम बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आके बैठ जाएगा, और फिर यहां से डायरेक्टली इस साइड से भी पाकिस्तान को अटैक करेगा। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर भी पॉसिबिलिटी यही है इस वॉर के बाद कि भाई यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट चेंज होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी इस में ही देख रहा है कि भाई हम तालिबान की गवर्नमेंट को चेंज कर दें, क्योंकि अमेरिका भी ये चाह रहा है कि भाई उसे जो है यहाँ पे बिग्राम एयरबेस वापस मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यूएस वापस आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसराइल वापस आ जाएगा, ठीक है, यूएस इसराइल प्लस जो है यहाँ पे इंडिया। तो इनका जब इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो पाकिस्तान इस बॉर्डर से भी काउंटर, यहाँ इंडिया ऑलरेडी उसके खिलाफ जो है वो पूरी चाल चल के बैठा हुआ है, मोदी अब विजिट करके आ चुका है। तो सबसे पहले तो अगर हम ये देखें तो ये सबसे बड़ा असर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ईरान ने जो है वो क्या किया, तो ईरान ने देखिए बहरीन के ऊपर अटैक किया, कतर के ऊपर, यूएई के ऊपर, ठीक है, कुवैत के ऊपर। अब इन ममालिक को आप देखिए, जो जीसीसी कंट्रीज हैं ये हैं कितने से, ये छोटे छोटे तो ममालिक हैं। ईरान का जो ज्योग्राफी है उसको देखिए, और ये जो ममालिक है इनको देखिए, सिवाय इसके कि सऊदी अरेबिया जो है जाहिर बात एक बड़ा है। तो इसने क्या किया जी, ईरान ने जितने भी इत्तेहादी ममालिक थे, ठीक है, अब ये सारे के सारे इत्तेहादी ममालिक, इनके ऊपर जो है बेसिकली अटैक किया है। तो अब
इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये वॉर बिल्टअप होगी वैसे वैसे क्या होगा जी, मजीद इन ममालिक के ऊपर अटैक होंगे। और ये जो ममालिक हैं यानी कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ये बहुत ज्यादा रिटेलिएट नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिका ने इसे इन्हें छोड़ दिया, जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा, अदरवाइज तो वो जहां पे मर्जी मारे। लेकिन ये ईरान कह रहा है कि भाई हम सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करेंगे, ठीक है। और उसमें आपने देखा यूएई के अंदर एक पाकिस्तानी जो है वो वहां पे शहीद हुआ है यही ईरान के अटैक के अंदर, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? तो अगर ये वॉर लॉन्ग टर्म में चलती है तो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इसका ईंधन बनेगा और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो तबाही की लपेट में आएगा। और यहाँ पे जो इकोनॉमी है, जैसे अब देख रहे हैं उनकी इकोनॉमी बिल्ड हुई हुई है, कतर की खास करके, यूएई की, ठीक है। तो ये सारे का सारा इनको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान होगा और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इससे पहले दो रीजन थे, एक था इराक, एक था शाम। ये वो दो रीजन्स थे जहां पे इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी मिडिल ईस्ट के अंदर। अब वो इंस्टेबिलिटी इन जो जीसीसी कंट्रीज है इनके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता आएगी और शायद हमें, अगर ये वॉर सस्टेन करती है, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन वो हालात जो इराक में देखने को मिल रहे हैं, जो शाम में देखने को मिल रहे हैं, वो हालात हमें बाकी मिडिल ईस्ट के ममालिक के अंदर भी देखने को मिलेंगे। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा कि इतनी ज्यादा जो जॉब्स क्रिएट हुई भी हैं, पाकिस्तानी वहां पे जॉब्स कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर मुस्लिम उम्मा बिल्कुल ही जो है, आप समझ लें कि ये मुस्लिम उम्मा के दिल है ये गल्फ कंट्रीज, तो ये बिल्कुल अगर यहाँ पे तबाही होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मुस्लिम उम्मा का क्या हाल होगा। तो फिर हम ये हरगिज नहीं कह सकते कि हम पहले पाकिस्तानी हैं और फिर मुसलमान हैं तो फिर वहां पे चीजें जो है वो बदल जाएंगी। तो इसलिए जैसे जैसे वॉर बढ़ेगी ये ममालिक जो है ये डिस्टेबलाइज होते जाएंगे अगर ईरान ने इनके ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे बन रहा है। और लॉन्ग टर्म में भी हम ये देखेंगे कि भाई पाकिस्तान भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और पाकिस्तान भी किसी तरह से जो है उसके जो हालात बन रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो ये पूरा रीजन जो है आप ये समझ लें कि इस टाइम पे लपेट के अंदर है। अब इस टाइम पे अमेरिका क्या कह रहा है जी, अमेरिका और इसराइल ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, जो नेवी है ईरान की हम इसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम नेवी को, ट्रम्प साहब कह रहे हैं हम मुकम्मल तौर पे तबाह करेंगे। और दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि जो ईरान है वो ये कह रहा है कि भाई वॉर स्टार्ट तो आपने की है, यानी जंग शुरू आपने की है, लेकिन खत्म ये जंग अब हम करेंगे, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं अभी तो हम पुराना स्टॉक निकाल रहे हैं, वो कि जाहिर बात है बहुत ज्यादा तो इतनी पावर नहीं होने लगी उनके पास, लेकिन इतनी पावर जरूर है कि ये वॉर सस्टेन करे और कुछ दिन चले, कुछ महीनों भी चल सकती है। आप देख लें रशिया और यूक्रेन की वॉर कितना जो है उस टाइम पे चल रही है। इवन आप ये देखें कि हमास के साथ जो है वो 3 साल हो गए हैं वॉर लगी हुई है, हमास जो है उसकी पावर कितनी सी थी। तो हमास के मुकाबले में ईरान तो एक पूरी रियासत है, तो ईरान के साथ अगर यहाँ वॉर होती है और ये वॉर जो है वो लेट सपोज अगर 2 महीने भी चलती है, तो आप उसका असर देखें कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर क्या आएगा, कितनी बड़ी तबाही जो है वो यहाँ पे इस पूरे रीजन के अंदर आएगी और किस तरह से पूरा जो रीजन है वो इस टाइम पे जो है वो किस तरह जो है वो आग का ढेर बनेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है और सारे मुस्लिम कंट्रीज उसकी लपेट में आ जाएंगे और हम एक साइड से जो है अमेरिका को बहुत जो है वो अच्छा समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अमेरिका क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है जी, हमने जो मिसाइल्स हैं और मिसाइल इंडस्ट्रीज हैं ईरान के अंदर उनको तबाह करना है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं जी, हमने ये जितने भी आर्म ग्रुप्स हैं इनको खत्म करना है, इसके अलावा हमने न्यूक्लियर वेपन्स जो उनके पास मौजूद हैं उनको खत्म करना है, जो कि हैं नहीं, ठीक है, हम उससे भी बचने की कोशिश करेंगे। तो हम ये नहीं मुकम्मल तौर पे और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो इस टाइम पे मौजूदा रेजीम है या तो वो सारे के सारे कत्ल होंगे या फिर हम उन्हें, अगर वो सरेंडर करते हैं तो हम उन्हें जो है वो एमनेस्टी देंगे कि भाई ठीक है आपको हम छोड़ देंगे। तो छोड़ने वाली बात तो है नहीं, जाहिर बात है अब वो सब ये सोच चुके हैं ईरान के अंदर कि भाई उनकी शहादत का शायद जो है वो टाइम आ चुका है, या तो वो गाजी होंगे या शहीद। तो फिलहाल ये जंग जो है उनके बगैर खत्म नहीं होगी। हाँ, अगर हुकूमत चेंज हो जाती है तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा चेंज हो जाए, जिसकी कोशिश जो है वो इसराइल की तरफ से हो रही है। इस टाइम पे आयतुल्लाह ख़ुमैनी कहाँ मौजूद हैं, अली ख़ुमैनी, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है क्योंकि ज़ाहिर बात है जंग का तो पहले से पता था, तो इनको पहले से जो है वो सेफ जगह पे पहुंचाया गया है और इनका आइडिया नहीं है। बाकी सारे के सारे जो है वॉर के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इस टाइम पे अगर हम बात करें थोड़ा सा बैकग्राउंड की, तो आपको पता है लास्ट ईयर जो है 2025 के अंदर ये वॉर स्टार्ट हुई थी जून 13 को, ठीक है। 13 जून को स्टार्ट हुई थी और ये जो है 24 जून तक ये वॉर गई है और 24 जून को जो है वो सीज फायर हुआ। तो 13 जून को हुई और ये 12 दिन की वॉर रही है। और इसमें आपने देखा कि भाई एक तरह से उन्होंने जो है वो जितना भी इसका पहले फेज 1 के अंदर आप ये कह लें कि ईरान को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की 50% तक, 60% तक, कि भाई जो इसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं या इसकी कैपेबिलिटीज को जांचा जा सके कि इसके पास कितनी ताकत है।
समझ गए कि इसके पास कितनी ताकत है, किस हद तक ये जा सकता है और क्या हम जो है उसके सामने खड़े हो सकते हैं कि वो इन्होंने चेक कर लिया। और अब उसके बाद आप देखिए, तो ये जून को पिछले 2025 जून में जो है वो अंदाजा सारा कर चुके थे। उसके बाद आपने देखा एक दिन का जो है वो अमेरिका ने भी अटैक किया, खास करके नताज के ऊपर, फ्रोडो के ऊपर, ठीक है, और इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो है यहाँ पे अमेरिका ने अटैक किया था और उसके बाद वापस चले गए। और फिर आगे से जब कतर के ऊपर फायर किया गया तो वो मिस हो गया। तो उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो क्या था कि 610 ईरानियंस जो है वो इसके अंदर शहीद हुए और 28 इजरायली जो है वो जहन्नुम गए। ठीक है, तो ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये उस टाइम का कम इफेक्टेड फिगर है, लेकिन ये उस टाइम का था और अब ये उसी का एक किस्म का पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ अगर आप देखेंगे तो ये जुलाई 2 से स्टार्ट हो चुका था। जून के अंदर यानी वॉर हुई उस टाइम पे और उसके बाद आपने देखा ईरान काफी एग्रेसिव बन के सामने आया और उसने जो आईएईए था उसकी कॉपरेशन जो है खत्म कर दी कि भाई हम अपनी साइट्स का विजिट नहीं करवाएंगे इनको। उसके बाद आप देखें 12 से 28 अगस्त के बीच में जो है 21,000 के करीब लोगों को पकड़ा गया ईरान के अंदर कि भाई वॉर के अंदर वो दुश्मन के साथ ही थे। ठीक है, खास करके अफगानी उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो शामिल थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, तो अफगानियों को पकड़ा गया। उसके बाद आपने देखा इसी दौरान जो है वो जो फ्रांस है, यूके है या जर्मनी है, इन्होंने स्नैप बैक कर दिया, वो जो पाबंदियां लगी हुई थी ईरान के ऊपर उसको मजीद जो है वो आगे बढ़ा दिया। उसके बाद जनवरी 8 से लेके 13 के बीच में आपने देखा कि फिर यहाँ पे जो है ये प्रोटेस्ट हुई है और उस प्रोटेस्ट के नतीजे के तौर पे जो 28 को स्टार्ट हुई थी, 28 दिसंबर को, कि आपने देखा अचानक से जो है वो डॉलर वहां पे उसकी वैल्यू जीरो हो गई, उनकी करेंसी जो है वो बिल्कुल डी वैल्यू हो गई और एक प्रोटेस्ट चलता रहा। और उसमें भी जो है इनको जब जिन लोगों ने पकड़ा फिर कहा गया कि भाई ये सारे के सारे जो है वो मोसाद के एजेंट्स हैं, क्योंकि जाहिर बात है एजेंसी ऐसे ही काम करती हैं, मोसाद हो गई, सीआईए हो गई या बाकी एजेंसी, तो उन्होंने पहले सारा प्लॉट बनाया। ठीक है, और ईरान को दो हिस्सों में तकसीम किया, यानी एक वो ग्रुप जो इस सपोर्ट में है कि भाई यस ईरान के अंदर अब हुकूमत बदलनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरे वो हैं जो कहते हैं नहीं भाई ईरान की हुकूमत हमें कबूल है इसी हालत के अंदर। तो जाहिर बात है सपोर्ट बेस तो मौजूद है कि भाई हाँ इस गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, चाहे वो थोड़ी है। अब वो जैसे भी उसको दिखाएं, तो अब यहाँ पे यही है कि भाई आप जो है गवर्नमेंट को चेंज करें तो हम ये वॉर खत्म कर देंगे, वरना हम वॉर खत्म नहीं करेंगे। अब उसमें हम देखते हैं जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई हैं, अगर उसकी बात करें तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो स्टार्ट हुई जी 6 फेब को। ठीक है, 6 से लेके 17 फेब तक जो है ये मीडिएशन की गई है और लास्ट आपने देखा जिनेवा के अंदर जो बातचीत हुई है, उसके बाद जो है थर्ड राउंड था बेसिकली जिनेवा के अंदर जो बातचीत हुई है, तो वो भी फेल हो गई। और उसके बाद जो है 28 को कैसे जो है वो जब डिप्लोमेसी कोलैप्स हुई, क्योंकि बेसिकली डिप्लोमेसी को सामने रखा गया दुनिया को दिखाने के लिए, या टाइम इसलिए लिया गया था क्योंकि अमेरिका की अभी फिलहाल जो तैयारी थी वो कंप्लीट नहीं थी और उसका जो जेरेड जो पूरा जहाज था, बहरी जहाज, वो अभी फिलहाल जो है वो पैसिफिक ओशन मेडिटेरेनियन ओशन के अंदर पहुंचा नहीं था। तो वो जैसे ही पहुंचा उसने अपनी तैयारी कंप्लीट की, उसके बाद उसने क्या किया जी अटैक कर दिया। क्योंकि एक बात क्लियर है, देखिए उन्होंने इनसे एग्रीमेंट नहीं करवाना, उनका एक ही एजेंडा है रिजीम चेंज का। आज अभी रिजीम चेंज हो जाए ये वॉर खत्म हो जाएगी, और अगर रिजीम अगला 1 साल चेंज नहीं होती तो ये वॉर 1 साल तक चलेगी। यानी हमें ईरान के पास एक ही ऑप्शन है इस गवर्नमेंट को सस्टेन करने का, और वो क्या है कि भाई अली खौमेनी को छुपा के रखो आप। जब तक अली खौमेनी छुपे हुए हैं, वो टारगेट नहीं बनेंगे, तब तक ये रिजीम चलता रहेगा, तब तक ये वॉर लगी रहेगी। लेकिन जिस दिन वो पकड़े गए, उनको टारगेट किया गया, ये गवर्नमेंट चेंज हो गई, ये वॉर खत्म हो जाएगी। और असल मकसद यही है कि इस वॉर को इसी तरह से रिजीम चेंज करके खत्म किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, तो जाहिर बात है आज हम जो देख रहे हैं, अब एक बात को आपने समझना है कि आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेशनल इंटरेस्ट है। बार बार आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अनार्की बढ़ रही है, कि जिसका मुंह करता है जैसे वो उठाता है और भाई अटैक कर दे दूसरे मुल्क के ऊपर। अमेरिका का जो कर रहा है माइट इज राइट, तो हम अगर ये कहें कि दुनिया फेयर है तो ये झूठ है, ये हमें बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया को हमेशा वो अपनी मर्जी से मूव करते हैं। चाहे आप जो है वो 19 या 20वीं सेंचुरी के अंदर देखें, यूके पावर में था, ठीक है, तो उसने अपनी मर्जी से पूरी दुनिया को मूव किया। अब अमेरिका पावर में है तो अपनी मर्जी से मूव कर रहा है, ठीक है, उसको किसी की फिक्र नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप की क्या जो है वो हैसियत रह गई है पीछे, क्या हम ये कहें कि भाई कोई मोरालिटी है? ठीक है, हम पाकिस्तान की इवन बात कर लें, लेट्स सपोज पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो पहले बड़ा जो है वो जो तालिबान थे इनके साथ बना के रखने की कोशिश कर रही थी, आप कल के बयान देखें, कह रहे हैं भाई कि जो है ना अफगानियों के ऊपर जबरदस्ती तालिबान ने हुकूमत कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये किस मुंह से ये बात कह सकते हैं? लेकिन ये मोरालिटी तो है नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मोरालिटी कोई नहीं है भाई। आप जहां पे आपका उल्लू सीधा होता है, जहां से आपको फायदा आप सीधा करो। अमेरिका ने कह दिया तो आपने करना है, तो दैट्स इट, आप करो।
समझ गया ना? तो अब वो कह रहे हैं भाई ये तो जबरदस्ती बैठे हुए हैं, जबकि इससे पहले ये बात नहीं की गई। इसी तरह से ट्रम्प जो है वो पूरी दुनिया को सबक देते हैं जी जमहूरियत का या बाकी ममालिक का, लेकिन किस तरह से मुंह उठा के पहले वेनेजुएला, अब जो है वो दोबारा से यहाँ पे लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया जी ट्रम्प साहब ने, ऐसे ही है। सो इसका मतलब क्या है कि कोई मॉरल वैल्यू स्टेट्स की नहीं होती, क्योंकि स्टेट्स के मफादात होते हैं, मॉरल वैल्यूज नहीं होती, और रियासतें मफादात के ऊपर जो है वो खड़ी होती हैं। तो जहां पे उन्हें मफादात मिलेंगे, जहां फायदा होगा, वहां पे खड़े होंगे। लेकिन आम लोग जाहिर बात है डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और वो मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं रियासतों की, लेकिन रियासतों की मॉरल वैल्यूज नहीं होती। अब अमेरिका ने किस तरह से अटैक किया, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ये उम्मीद रखें कि रशिया इस वॉर में इन्वॉल्व होगा, न होने के बराबर चांसेस है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर में इन्वॉल्व है। वो किस लिए जो है यहाँ पे एक और वॉर लेगा, तो इसका मतलब वो तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा ना, पहले से ही उसका कोई साथ नहीं दे रहा। वहीं पे अगर हम ये कहें कि चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसके भी चांसेस ना होने के बराबर हैं, क्योंकि चाइना अपनी इकोनॉमी को आगे लेके चल रहा है, अपनी स्ट्रगल कर रहा है, वो किसी और की वॉर में किस लिए कूदेगा, उसका क्या जो है वो सगा लगता है ईरान। बात तो ये है, हम मुसलमान होते हुए, पाकिस्तानी होते हुए हम कंडेम नहीं कर पा रहे अमेरिका को कि तुमने गलत किया, हम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये कोई और मुस्लिम कंट्री सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो चाइना को या रशिया को तीसरी जगह क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो सपोर्ट करें। वो मुंह से कंडेम करेंगे कि सपोर्ट करना ही होता तो हमास के साथ जो हुआ, वहां पे गजा के अंदर जो हुआ, कोई पहले बोले तो कोई नहीं बोलेगा। ये नेशनल इंटरेस्ट की गेम है, जिस मुल्क की वॉर है वो खुद ही लड़ेगा, और कुछ जो मुल्क हमारे जैसे हैं, जाहिर बात है उनको जिस साइड पे जो है फायदा नजर आएगा वो उसी साइड पे जाएंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम ये उम्मीद न रखें कि ऐसा कुछ होगा कि वॉर वो खत्म करवा सकते हैं। ये वॉर जिसने शुरू की है वही खत्म कर सकता है, यानी अमेरिका जो पावर में है, जो ताकत में है। अब जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की डिबेट है, क्योंकि असल कहानी यहीं पे है कि जंग भाई हो क्यों रही है, ठीक है। अब दुनिया को ये दिखाया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि भाई हम जंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ईरान है वो एटमी हथियार बना रहा है, जबकि मिडल ईस्ट के अंदर एटमी हथियार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है जी, इजराइल के पास है। तो इजराइल को ये प्रॉब्लम है कि ये बनाएगा तो क्यों बनाएगा, सवाल है ना, ये क्यों बनाएगा, इसका मतलब मेरे लिए बनाएगा, और तो किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, इसकी दुश्मनी मुझसे है, इसराइल से है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए ही बनाएगा, वो ये कह रहा है। सो इसलिए मैं इसको पहले से न्यूट्रलाइज कर रहा हूं, मैं इसको जो है वो अटैक करके खत्म करना चाह रहा हूं। जबकि हम दूसरी साइड पे अगर देखते हैं तो असल प्रॉब्लम क्या है, ये जो हुकूमत है, ये जो रिजीम है, इस रिजीम से प्रॉब्लम है कि भाई ये इस्लामिक है। इस्लामिक है तो इसका मतलब ये है कि ये इंतहा पसंद है, और ये किसी भी टाइम पे इनका मूड खराब होगा, अगर ये एटम बम बनाते हैं कल को, तो ये सीधा हमारे ऊपर अटैक कर देंगे इस्लाम के नाम के ऊपर। तो बेहतर है कि इस गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाए एक ही दफा, क्योंकि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यही है कि आप इनके साथ मुआहदा करें, ईरान के साथ। अगर आप एक इजरायली बन के सोचेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि मुआहदा करें, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में आप हमेशा के लिए इसको खत्म कर दें, उसका तरीका यही है कि हुकूमत को बदल दें। हुकूमत बदल गई तो इसका मतलब यह है कि आपकी सरदर्दी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब ईरान तो खत्म है, यानी दुश्मन है ना, लिस्ट है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो लिस्ट बनी हुई है। अब उस लिस्ट के अंदर पहला नाम ईरान का है, ईरान को यहाँ पे अभी खत्म कर देंगे। अगला नाम क्या है जी, अगला नाम है जी पाकिस्तान का, बगैर किसी डाउट के अगला नाम पाकिस्तान का है, ठीक है। फिर ये पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं, फिर क्या है जी, फिर सऊदी अरेबिया है, इसका मतलब ये है अब सऊदी अरेबिया की तरफ आ सकते हैं। तो ये अगर 3 से 4 और चौथा मुल्क तुर्की की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब फिर उससे अगला मुल्क जो है वो तुर्की होगा। तो ये वो कंट्रीज हैं, 3 से 4 कंट्रीज जो लिस्ट इनके पास है कि भाई ये हमारे दुश्मन है, आज नहीं तो कल हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे लिए, और ये हमें तंग कर रहे हैं। तो इसको क्या किया जाए जी, इनको खत्म किया जाए, वन बाय वन इनकी ताकत को काउंटर किया जाए, और वो यही है। अब नेक्स्ट पाकिस्तान को कैसे काउंटर करेंगे, जाहिर बात है डायरेक्टली वॉर के थ्रू नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। प्रॉक्सीज जो है वो स्टार्ट होंगी, प्रॉक्सीज चाहे वो अफगानिस्तान के थ्रू स्टार्ट हो, बलूचिस्तान के थ्रू, इंडिया ही करेगा, या वो खुद इन्वॉल्व होंगे, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करके उसके बाद अटैक हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सऊदी अरब के ऊपर भी होगा, क्योंकि मकसद इनका यही है कि भाई हम किसी तरह से ग्रेटर इसराइल बनाएं और आगे हमारा मिडिल ईस्ट के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़े, यही चीजें हैं। अगर हम देखें दुनिया जो है वो एंड ऑफ टाइम की तरफ अगर जा रही है तो वो यही हो सकता है। अब एट दी एंड अगर हम ये कहें कि रीजन के अंदर ये वॉर अगर प्रोलॉन्ग चलती है तो उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ये इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, ये मल्टी डे मिलिट्री कैंपेन है, सबसे पहले ये याद रखिएगा। यानी इसका ये कोई चांसेस नहीं है कि उनके शॉर्ट टर्म के कोई जो है मकासद हैं, जैसे लास्ट ईयर जो 12 दिन की वॉर की गई, ये कहा गया कि हम इनके एटमी असासों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बार रिजीम चेंज, सीधी सी बात है, अब उसमें जितना भी टाइम लगे ये वॉर लगेगी, और जब तक वो नहीं होगा तब तक ये मल्टी डे वॉर होगी, और पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट और खास करके जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो भी अंडर थ्रेट रहेंगे, वहां पे भी हालात खराब होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये वॉर लंबी चलती है और यहाँ पे रिजीम चेंज में ये कामयाब नहीं होते,
क्योंकि जल्दी-जल्दी तो नहीं होंगे, ईरान के पास भी कुछ ना कुछ पावर है। तो उसका सबसे ज़्यादा असर ये होगा और अगर ये खुद भी ये चाहें कि भाई जल्दी-जल्दी ये वॉर खत्म ना हो, तो पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो तबाह होगा और पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इराक और शाम बनेगा और वहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें पहले ही खैर इनकी सपोर्ट में हैं, लेकिन मज़ीद जो है वो इनके लिए आसानियाँ हो जाएँगी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास करके जो सऊदी अरेबिया है उसको लेके, ठीक है? क्योंकि वैसे ही मुत्तहिदा जो अरब अमारात है वो तो वैसे ही इनकी झोली में बैठा हुआ है अब्राहम अकॉर्ड के साथ, ठीक है? बहरीन इनको कुछ नहीं कह रहा, कतर इनके साथ है, तो सऊदी अरब भी इनके लिए फिलहाल एक प्रॉब्लम है, जिसको इन्होंने काउंटर करना है और उसको काउंटर करेंगे तो इन्हें पाकिस्तान को भी काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस पैक्ट है हमारा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं ये कैसे आगे मिलिट्री बिल्डअप होता है और क्या मामलात जो है वो आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।